क्या मनु के कथन से समाज के मानव चरित्र और विशेषकर स्त्री जाति पर कलंक पुत गया? मनु ने कहा है कि चांडाल जाति ब्राह्मण स्त्री और शूद्र पुरुष के बीच अवैध संभोग का परिणाम है। क्या यह सच हो सकता है? इसका अर्थ तो यह हुआ कि ब्राह्मण स्त्रियों का चरित्र बहुत भ्रष्ट रहा होगा। शायद इसका अर्थ शूद्रों से संभोग करने को उनके मन में विशेष आकर्षण हो गया। क्या इस पर विश्वास किया जा सकता है? चांडालों की जनसंख्या इतनी अधिक है कि यदि प्रत्येक ब्राह्मण स्त्री भी एक शूद्र की रखेल रही होगी तो भी समाज में चंडाल इतने अधिक पैदा न होते जितने की चांडालों की संख्या है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं अम्बेडकर नामा। जी हाँ, रिडल्स इन हिंदुइज्म जारी है और इसी किताब की ये 18वीं पहेली है और ये शब्द पेज नंबर 218 वॉल्यूम 8 हिंदी का देख सकते हैं। अम्बेडकर साहब की राइटिंग से है और बहुत दिलचस्प ये पूरा एपिसोड है। पूरा सुनते और शेयर करते रहिए। क्या मनु ने इतिहास को भ्रष्ट कर डाला और अत्यंत सम्मानित तथा शक्तिशाली जनजातियों को जारज घोषित कर दिया? जारज मतलब मिक्स्ड कास्ट। निषाद, अहिर इत्यादि जातियों के बारे में मनु स्मृति क्या कहता है? बहुत दिलचस्प है। चलिए शुरू करता हूँ, ले चलता हूँ 18वीं पहेली की और डॉक्टर अंबेडकर क्या लिख रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि किसी विचार गोष्ठी के लिए यदि कोई मनुस्मृति का अध्ययन करेगा तो वह पाएगा कि उसने जातियों की कई श्रेणियाँ बनाई हैं। उनके नाम हैं आर्य जातियाँ, अनार्य जातियाँ, व्रात्य जातियाँ, पतित जातियाँ और संकर जातियाँ। संकर मतलब मिक्स्ड कास्ट। आर्य जातियों का अर्थ है 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दूसरे शब्दों में मनु 4 वर्णों को आर्यवाद का सार मानते हैं। अनार्य का अर्थ है वे जातियां जो चातुर्वर्ण को स्वीकार नहीं करती हैं, जिन्हें वह दस्यु कहता है, अर्थात वह जिन्हें वह अनार्य जाति मानता है। व्रात्य जातियां वे हैं जो कभी वर्णों को मानती थी परंतु जिन्होंने इसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इसके बाद अंबेडकर मनु द्वारा वर्णित व्रात्य जातियों का पूरा लिस्ट जारी करते हैं और कहते हैं कि पतित जातियों में मनु ने उन्हें सम्मिलित किया है जिन क्षत्रियों ने आर्य अनुष्ठान त्याग दिए थे, जो शूद्र बन गए थे, और ब्राह्मण पुरोहित जिनके यहाँ नहीं जाते थे। संकर जातियाँ मनु के अनुसार वे हैं जिनके माता पिता का वर्ण भिन्न था। इन संकर जातियों की भी कई श्रेणियां हैं। विभिन्न आर्य वर्णों की संतानों का भी विभाजन 2 श्रेणियों में किया गया है, अनुलोम और प्रतिलोम। फिर अनुलोम और प्रतिलोम से उत्पन्न जातियां अनार्यों और आर्यों की अनुलोम और प्रतिलोम संतानें। विभिन्न जातियों का यहाँ लंबा लिस्ट है, आप पढ़ सकते हैं। और कहते हैं कि संकर जातियों की मनु के सूची में बाद के स्मृतिकारों ने वृद्धि की है। इसमें उसनस स्मृति, बौद्धायन स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, याज्ञवल्क स्मृति और सुत संहिता के रचयिता सम्मिलित हैं। अर्थात कि जो लिस्ट मनु ने बनाई इन जातियों की, संकर जातियों के, उसमें बाद के जो स्मृतिकार हैं उन्होंने उसको बढ़ाया है। अब डॉक्टर अंबेडकर आगे लिखते हैं कि मनु द्वारा रचित 5 जातियों की श्रेणियों में से 4 को तो सरलता से समझा जा सकता है, परंतु इनमें से 5वीं श्रेणी संकर जाति के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। उसको सरलता से नहीं समझा जाता, अर्थात वर्ण संकर जो है उसको सरलता से नहीं समझ सकते। मस्तिष्क में अनेक प्रश्न उठते हैं। पहली बात तो यह है कि मनु की यह सूची यंत्रवत है, यह संपूर्ण सूची नहीं है। अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों से आर्य जातियों से उत्पन्न मिश्रित जातियों के विषय में चर्चा आती है तो मनु द्वारा जातियों के नाम स्पष्ट किए जाने चाहिए थे।
चार में से प्रत्येक वर्ण के 12 अनुलोम प्रतिलोम जातियां जन्मी। यदि उन्होंने ऐसा किया होता तो 48 जातियां बननी चाहिए थी। दरअसल उन्होंने मिश्रित विवाहों से जनित केवल 4 जातियों का उल्लेख किया है। अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों के कारण जन्मी 144 जातियों की सूची मनु को प्रस्तुत करनी चाहिए थी, क्योंकि इन विवाहों की संख्या 12 है। वास्तव में मनु ने केवल 11 जातियां बताई हैं। इन 11 जातियों के निर्माण के विषय में उन्होंने केवल 5 के मिश्रण का उल्लेख किया है। इसमें से एक वैदेह अनुलोम प्रतिलोम की सूची से बाहर है। आगे डॉक्टर अंबेडकर लिख रहे हैं कि आर्य और अनार्य जातियों के मेल से उत्पन्न संकर जातियों के विषय में भी उनके कथन में विसंगति है। हमें सर्वप्रथम तो आर्यों के प्रत्येक वर्ण के अनार्यों के से मिश्रण से उत्पन्न जातियों की सूची प्राप्त होनी चाहिए थी, लेकिन यह प्राप्त नहीं है। हम यह मान लेते हैं कि एक ही अनार्य जाति दस्यु थी, फिर भी हमें प्रत्येक अनुलोम प्रतिलोम के प्रतिफल में 12 जातियों का ज्ञान होना चाहिए। वास्तव में मनु ने केवल एक मिश्रण का उल्लेख किया है। संकर जातियों पर विचार करते समय मनु ने व्रात्य और आर्य जातियों के मिश्रण पर ध्यान नहीं दिया। व्रात्य और अनुलोम प्रतिलोम का भी कोई उल्लेख नहीं है और न व्रात्य और अनार्य जातियों के संयोग का। आगे लिख रहे हैं कि मनु की इन त्रुटियों के में कुछ तो ज्वलंत और महत्वपूर्ण है। जैसे ब्राह्मण और क्षत्रियों से उत्पन्न संकर जाति को लेते हैं। मनु इस संबंध में मौन है कि इनमें से कौन सी जाति बनी, कि इन दोनों से कौन सी जाति बनी। न ही उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि वे विवाह अनुलोम थे या प्रतिलोम। मनु ने यह उल्लेख नहीं किया। कैसा ऐसा मान ले कि उनके समय ऐसी संकर जातियां उत्पन्न ही न हुई हों, या वे ऐसा उल्लेख करने से भय खाते थे। यदि वह बात थी तो डर किसका था। मनु तथा अन्य स्मृतिकारों ने संकर जातियों के जो नाम गिनाए हैं उनमें से कुछ जाली लगते हैं, क्योंकि जिन जातियों को जारज उत्पत्ति बताया गया है, मिक्स्ड उत्पत्ति बताया गया है, मनु से पूर्व उनका नाम किसी ने नहीं सुना था और न यह पता चलता है कि तब से आज तक वे कहाँ विलीन हो गए। जाति एक अमिट परंपरा है और एक बार बन जाने के बाद उसका अस्तित्व जारी रहता है, और जब तक कि उसे लुप्त हो जाने का कोई विशेष कारण न हो। फिर कई इस तरह की जातियों का नाम उल्लेख करते हैं और कहते हैं कि कहाँ गए, इनका क्या हुआ। और मनु की अन्य स्मृतिकारों से तुलना करते हैं कि भिन्न भिन्न जातियों के बारे में क्या क्या विभिन्न स्मृतिकारों ने टिप्पणी की है, उसकी उत्पत्ति कैसे बताते हैं। और उसके बाद लिखते हैं कि यदि विभिन्न स्मृतियों में संकर जातियों की उत्पत्ति के विषय में उल्लेख पर ध्यान दिया जाए तो फिर विचारों में इतनी व्यापक भिन्नता क्यों है। दो जातियों के मेल से तीसरी जाति की रचना तार्किक हो सकती है, परंतु उन्हीं दो वर्णों के मिश्रण से भिन्न भिन्न जातियां कैसे बन गई, यही तो मनु और उनके अनुयायी कह गए। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है कि क्षत्रिय पिता और वैश्य माता, उसके संयोग से क्या बन रहा है। उसमें बौद्धायन के अनुसार कि उसकी संतति जो जनरेशन है वो क्षत्रिय है। याज्ञवल्क्य का कथन है कि वह महिष्य है और सूत का मत है कि वह अंबस्ट है। दूसरा उदाहरण देते हैं कि शूद्र पिता और क्षत्रिय माता का संयोग से जो उत्पन्न संतान है वो क्या है। मनु के अनुसार वह क्षत्रिय है, उसनस के अनुसार पुलक्ष है, वशिष्ठ का मत है कि वह वेन है। तीसरा, ब्राह्मण पिता और वैश्य माता के मेल से उत्पन्न। मनु के अनुसार संतति अंबस्ट है, सूत का मत है कि वह अर्धनापित है, उसका एक और कथन है कि वह कुंभकार है। वैश्य पिता और क्षत्रिय माता के मेल से उत्पन्न संतान, मनु के दृष्टि में
वह संतति मागध है। सूत का मत है ये भोज, मलेक्ष, शालिक, पुलिंद ये एक ही मिश्रण की जातियां हैं। 5वां, क्षत्रिय पिता और शूद्र माता के मेल से। मनु का कथन है कि यह संतति उग्र है। सूत के अनुसार यह दौसंती, शूलिका एक ही मिश्रण से बने हैं। फिर शूद्र पिता और वैश्य माता के मेल से। मनु का कथन है कि यह संतति आयोगव है। सूत ने उसे पट्टनशाली और चक्री कहा है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात, कंक्लूडिंग पार्ट की ओर चलते हैं। पूरी एनालिसिस करने के बाद आभिर, अम्बस्ट, मागध, निषाद, इसके बारे में मनु के अनुसार क्या है और अंबेडकर साहब की टिप्पणी इस पर क्या है। सुनते रहिए पूरा और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। डॉक्टर अंबेडकर लिख रहे हैं कि अब एक अन्य प्रश्न पर विचार किया जाए। क्या संकर जातियों की उत्पत्ति के विषय में मनु की व्याख्याएं ऐतिहासिक रूप से सत्य है? आभिर से आरंभ करते हैं। मनु कहते हैं कि आभिर ब्राह्मण पुरुष और अम्बस्ट नारी की जारज संतान है, मिक्स्ड कास्ट। इस संबंध में इतिहास क्या कहता है? इतिहास कहता है कि आभिर, जिसका अपभ्रंश अहिर है, एक चरवाहा जनजाति थी जो सिंध कहे जाने वाले निचले उत्तर पश्चिमी जिलों में विचरते थे। वह एक स्वतंत्र शासक जनजाति थी और विष्णु पुराण के अनुसार आभिरों ने मगध विजय कर लिया था एवं कई वर्षों तक वहाँ शासन किया। दूसरा उदाहरण अम्बस्टों का है। अम्बस्टों के विषय में मनु का कथन है कि वे ब्राह्मण पुरुष और वैश्य स्त्री की संतान हैं। पतंजलि का कथन है कि अम्बस्ट लोग अम्बस्ट देश के निवासी हैं। यह निर्विवाद है कि अम्बस्ट एक स्वतंत्र जनजाति थी। चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में यूनानी दूत मेगास्थनीज ने अम्बस्टों का उल्लेख किया है कि वह पंजाब की एक जनजाति थी जिसने भारत पर सिकंदर के आक्रमण के समय उसके साथ युद्ध किया। अम्बस्टों का महाभारत में भी उल्लेख है। उनकी राज्य व्यवस्था और शौर्य का सम्मानजनक वर्णन है। अब आंध्र जाति के बारे में मनु के अनुसार आंध्र द्वितीय श्रेणी के जारज संतान थी जो वैदेहक पुरुष और कारवार स्त्री से उत्पन्न बताए गए, जो स्वयं जारज थे, जो स्वयं मिक्स्ड थे। अंबेडकर कह रहे हैं कि ऐतिहासिक साक्ष्य नितांत भिन्न है। आंध्र वे लोग हैं जो दक्षिण के पठार के पूर्वी भाग में निवास करते हैं। आंध्रों का मेगास्थनीज ने भी उल्लेख किया है। प्लिनी दी एल्डर ने वर्णन किया है कि यह एक दक्षिणवासी, एक शक्तिशाली जाति है जिसकी दक्षिण में सार्वभौम सत्ता है। उनके अधिकार में अनेक गांव हैं जिनके 3 नगरों का परकोटा है। उनकी रक्षा खाई खंदकों से होती है और अपने राजा को 1 लाख पैदल, 2000 अश्वारोही और 1000 हाथी उपलब्ध कराते हैं। अब अगला एग्जाम्पल है मागध का। मनु के अनुसार वैश्य पुरुष और क्षत्रिय नारी से उत्पन्न जारज संतान है मागध। लेकिन पाणिनि ने मगध की व्युत्पत्ति भिन्न प्रकार से की है। उनके अनुसार मागध का अर्थ है मगध देशवासी। इस समय मगध का अर्थ है बिहार के पटना और गया जनपद। ज्ञात समय से ही उन्हें स्वतंत्र सार्वभौम बताया गया है। उनका सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में आया है। प्रसिद्ध जरासंध मगध का राजा था जो पांडवों का समकालीन था। मनु का कथन है निषाद के बारे में कि निषाद ब्राह्मण पुरुष और शूद्र स्त्री की जारज संतान है, लेकिन इतिहास के साक्ष्य बिल्कुल भिन्न है। निषाद एक देशी जनजाति थी जिनका स्वतंत्र प्रदेश और अपने राजा होते थे। यह एक बहुत प्राचीन जनजाति है। रामायण में गुहा को निषाद राज बताया गया है जिसकी राजधानी श्रृंगवेरपुर थी। जब राम वनवास को जा रहे थे
तो उसने उनका आतिथ्य किया था। अब वैदेहक के बारे में आइए। सभी जातियों के बारे में सबको मिक्स्ड कास्ट की उत्पत्ति मनु कह रहा है कि वैदेहक के विषय में मनु का मत है कि वे वैश्य पुरुष और ब्राह्मण स्त्री की जारज संतान है। व्युत्पत्ति शास्त्र के अनुसार वैदेहक का अर्थ विदेह देश के निवासी से है। प्राचीन विदेह बिहार के दरभंगा और चंपारण जनपद में स्थित था। यह देश और इसके निवासियों का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। यजुर्वेद में भी इसका उल्लेख है। राम की पत्नी सीता जनक की पुत्री थी जो विदेह के राजा थे। उनकी राजधानी मिथिला थी। ऐसे कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर, ऐसे और भी बहुत से तथ्यों की विवेचना की जा सकती है, लेकिन यही पर्याप्त है। और इस विवेचना के आधार पर कहा जा सकता है कि मनु ने इतिहास को भ्रष्ट कर डाला और अत्यंत सम्मानित शक्तिशाली जनजातियों को जारज घोषित कर दिया। बड़े बड़े समुदायों को थोक के भाव जारज बता डालने वाले मनु ने व्रात्यों को छोड़ दिया, परंतु बाद के स्मृतिकारों ने वही कार्यक्रम जारी रखा और व्रात्यों को भी जारज कह दिया। मनु के अनुसार कर्ण व्रात्य थे, परंतु ब्रह्म वैवर्त पुराण ने उन्हें जारज बताया है और कहा है कि वैश्य पिता और शूद्र माता की संतान है। मनु ने पौंड्रकों को व्रात्य माना है, किंतु ब्रह्म वैवर्त पुराण में उन्हें वैश्य पिता और चुंदी माता की संतान बताया गया है। मल्ल को मनु व्रात्य कहते हैं, किंतु ब्रह्म वैवर्त पुराण में वे लेत पिता और तीव्र माता से उत्पन्न हुए बताए गए। इसी तरह से कई उदाहरण डॉक्टर अम्बेडकर कोट करते हैं और आगे लिख रहे हैं कि यह स्पष्ट है कि मनु ने जिन जातियों को जारज कहा है उनमें से कई की उत्पत्ति स्वतंत्र है, फिर भी मनु और अन्य स्मृतिकार उन्हें जारज बताते हैं। उनके प्रति ऐसा पागलपन क्यों है? क्या उनके पागलपन की कोई पद्धति है? इन तथ्यों पर विचार करने के बाद यह एक पहेली ही है कि मनु ने संकर जातियों का प्रश्न क्यों खड़ा किया। आखिर इसके पीछे उनका तात्पर्य क्या था? ऐसा संभव है कि मनु को यह बात समझ में आ गई थी कि चातुर्वर्ण व्यवस्था का ढांचा चरमरा रहा है और उन जातियों की बड़ी उपस्थिति जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्रों की परिधि में नहीं आती थी, चातुर्वर्ण के विफल हो जाने का उत्तम प्रमाण था। इसलिए उन्हें चातुर्वर्ण के नियमों को अनदेखा करके चातुर्वर्ण से बाहर की जातियों के अस्तित्व के विषय में प्रकाश डालने के लिए विवश होना पड़ा। पर क्या मनु ने अनुभव किया कि उन्होंने जो व्याख्या की थी वो कैसी भयानक थी? उनकी व्याख्या के क्या अर्थ निकलते हैं? उनके कथन से समाज के मानव चरित्र और विशेषकर स्त्री जाति पर क्या कलंक पुत गया? यह स्पष्ट है कि पुरुष और नारियों के बीच गुप्त संबंध थे, क्योंकि चातुर्वर्ण ने इस तरह के संबंध को प्रतिबंधित कर दिया था। किंतु ये गुप्त संबंध इक्का दुक्का रहे होंगे, बड़े स्तर पर नहीं हो सकते थे। परंतु जब तक हम यह नहीं समझ लेते कि बड़े दुराचार इतने व्यापक स्तर पर विद्यमान थे, इस बात का औचित्य नहीं ठहराया जा सकता कि मनु द्वारा वर्णित इतने सारे चांडाल और अस्पृश्य समाज में पैदा हो गए हैं। मनु ने कहा है कि चांडाल जाति ब्राह्मण स्त्री और शूद्र पुरुष के बीच अवैध संभोग का परिणाम है। क्या यह सच हो सकता है? इसका अर्थ यह हुआ कि ब्राह्मण स्त्रियों का चरित्र बहुत भ्रष्ट रहा होगा। शायद इसका अर्थ शूद्रों से संभोग करने को उनके मन में विशेष आकर्षण हो। क्या इस पर विश्वास किया जा सकता है? चांडालों की इतनी जनसंख्या है कि यदि प्रत्येक ब्राह्मण स्त्री भी एक शूद्र की रखेल रही होगी तो भी समाज में चंडाल इतने अधिक पैदा न होते
जितनी चांडालों की संख्या है। संकर जाति संबंधी इस प्रतिपादन सिद्धांत के प्रतिपादन से पहले क्या मनु ने सोचा कि इस देश में इतने अधिक जन समुदाय को अकुलीन नॉन एलिट घोषित कर दिया जाए और वे सामाजिक एवं नैतिक दृष्टि से नीच कहलाकर समाज में रहें? उन्होंने क्यों कहा कि जातियां दोगली हैं, जबकि वास्तव में इन जातियों का स्वतंत्र अस्तित्व था? तो दोस्तों, ये थी 18वीं पहेली और इसके लिए वॉल्यूम 8 पेज नंबर 205 से लेकर 18 तक देख सकते हैं। मैंने उसको बहुत संक्षेप किया है, डिटेल्स के लिए आप पढ़ सकते हैं। आप अम्बेडकरनामा सुनते देखते रहें और शेयर सब्सक्राइब लाइक करते रहें। शुक्रिया। जय भीम। जल्दी मिलता हूँ अगले एपिसोड।